जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 56 का डिस्कशन करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इससे जो है आप जो पढ़िए स्टैटिक जीके में यदि आपको कुछ पढ़ना है तो वो स्टैटिक जीके पढ़ना है। तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जो रेलवे का एग्ज़ाम होना है वो जीके में से इन्हीं बुक से आना है। तो स्टैटिक जीके आप पढ़ा कीजिए और ये क्वेश्चन बैंक है तो इस पर आप भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपके लिए एक साइंस का अलग से जो है वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देखें। और इसके पहले ही हमने जो है NTPC 2021 में जो पूछा है उसका भी क्वेश्चन बैंक बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देखा कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हम 56 तक कर चुके हैं, अब 55 तक कर चुके हैं, 56वां हमारा सेट है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ सीख पाएँ और हमारे इस काम को सपोर्ट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। भारत में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो है FRBM एक्ट जो है निर्धारित किया गया है। और FRBM का मतलब क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, और ये एक्ट था 2003 का है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो नमक कानून कहाँ तोड़ा गया था? ये दांडी में तोड़ा गया था। कहाँ? दांडी में। और आपको पता है नमक कानून यानी इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बाकी ऑप्शन देखा जाए तो सूरत, जिसको कि हम कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ये ना हीरो की ये सिटी, इसको नगरी कहा जाता है। और अहमदाबाद जो है ये कहाँ पड़ता है? सूरत, ये गुजरात में पड़ता है। ये जितने ऑप्शन है सभी के सभी का आपका गुजरात में ये पड़ता है। ये बोला अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है। और अहमदाबाद जो है ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी है। साबरमती से आपको याद आ रहा होगा कि साबरमती भी जो है ये अहमदाबाद भी पड़ता है। साबरमती से जो आपको याद आ रहा होगा क्या? साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना जो है 1915 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और गांधी जी के से जो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी उनके पिताजी के नाम थे। ठीक है, और इनके जन्म के बारे में आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और इसीलिए 2 अक्टूबर के दिन जो है वो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के जीवन से संबंधित 3 दिवस होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ और कई सारे वीडियो में डिस्कशन करते रहता हूँ, है ना। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, आपका पूरा रिवीजन कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप चिप्स की थैली जो खाए होंगे, चिप्स या कि कोई भी हो, कुरकुरे हो या चिप्स की थैली, जितने भी फूड पैकेजिंग है इस तरह के चिप्स को बचाने के लिए या कुरकुरे होता है उस सबको ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए जो है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और नाइट्रोजन का फॉर्मूला संकेत N होता है, इसकी परमाणु संख्या 7 होता है, द्रव्यमान जो है 14 होता है। नाइट्रोजन क्या है? एक अधातु तत्व है। और नाइट्रोजन को जो है आर्गन गैस के साथ जो है नाइट्रोजन को ही हम क्या करते हैं? विद्युत बल में भरा जाता है। नाइट्रोजन जो होता है द्विक परमाणु अणु होता है, इसका फॉर्मूला N2 होता है। हीलियम या हाइड्रोजन जो है इसका H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है। हाइड्रोजन में जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और हीलियम जो है, हीलियम का संकेत He होता है, परमाणु संख्या इसका 2 होता है। और ये जो है एक अक्रिय गैस है। कार्बन जो है ये भी अधातु है, इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है, द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। और कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है और आपका फ्लोरीन है, जिसको कार्बन 60 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानवाधिकार संस्थान है, तो ये मानवाधिकार से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चमगादड़ अंधेरी रात में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का परावर्तन करती है तथा इसकी सहायता से उड़ती है? तो चमगादड़ जो है ये आपका जो प्राश्रव तरंगे हैं उसको परावर्तित करके छोड़ती है, उसी की परावर्तन के आधार पर ये अपना
रास्ता या फिर सफ़र तय क्या करती है और शिकार का भी इसी तरह से पता लगाती है। और प्रासव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से जो क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से आगे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो आपका श्रव्य तरंगे होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती है वो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, जिसे मनुष्य यानी हम लोग जो है सुन सकते हैं। प्राश्रव तरंगों को जो है हम नहीं सुन सकते हैं, इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, नहीं सुन सकते हैं। और जो अपश्रव तरंगे होते हैं इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, जिसे इसे भी हम नहीं सुन सकते। अपश्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होती है उसको हम अपश्रव तरंग कहते हैं, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। जो भूकंप पर सब आता है तो उसकी आवृत्ति ऐसा ही कुछ होता है जिससे हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथी है जो जानवर है वो सब जो है इसको सुन सकते हैं। हाइपरसोनिक तरंग जो है इसको ये जो होता है आपका 1 गीगाहर्ट्ज से जो ऊपर की जो आवृत्ति होती है तो उसको हम लोग जो हाइपरसोनिक तरंग कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सुनील छेत्री किस खेल भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? सुनील छेत्री क्या है? एक फुटबॉलर है, तो ये फुटबॉल से संबंधित होगा। और आपको पता है कि फुटबॉल में जो है 11 खिलाड़ी होता है, साथ में जो है हॉकी में भी 11 ही होता है और क्रिकेट में भी 11 होता है। बास्केटबॉल में जो है ये 5 होता है और फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट सब में 11-11 होता है। सबसे अधिक एक होता है रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में जो है ये 15 होता है और सबसे अधिक खिलाड़ी जो है इस रग्बी फुटबॉल में ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। तो आपको याद दिला देते हैं कि लाइक प्लीज़ इसको कर दीजिए। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा के इसमें से कौन रचनाकार है? तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा। तो पंचतंत्र हो जाएगा जो कि आपका पशुओं पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई दो पदार्थ मिल के जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ बताना है कौन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो चूना पत्थर का गर्म होना ये आपका संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जब चूना पत्थर को गर्म कीजिएगा तो वो गर्म होगा तो वो जुटेगा नहीं ना, वो जुटेगा नहीं, उसमें क्या होगा? अपक्षेपण हो जाएगा, उष्मा उत्सर्जन हो जाएगा, इस तरह से वो टूटेगा, जुटेगा नहीं। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो भारत में स्थापित राजवंश यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसे भी जो है दिल्ली सल्तनत का दिया गया है। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है वो आपका गुलाम वंश से होता है। तो गुलाम वंश से होता है, तो पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद जो है आपका खिलजी वंश आता है ना, ठीक है। तो गुलाम वंश तो इसमें कहीं है नहीं, तो खिलजी वंश है। तो पहले तो ये आपका ऑप्शन जो है ये 2 खत्म हो गया। तो खिलजी वंश के बाद फिर कौन आता है? आपका तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा एकदम बिल्कुल यहाँ पे। और इसके आगे आप एक और याद रखिएगा, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और फिर लोधी। लोधी में आपको पता ही होगा कि लोधी में जो है इब्राहिम लोधी अंतिम थे, जिसको कि 1526 में जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है इनका पराजित हो गया था। और इसके पराजित होने के बाद ही दिल्ली सल्तनत का जो है काम तमाम हो गया था और जो है मुगलिया वंश की यहाँ पर जो है स्थापना हुआ था, जो कि बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत होता है वो 1206 ईस्वी से होता है और इस तरह से ये 1526 तक चलता है। 1206 में जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किया गया था वो गुलाम वंश के द्वारा किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? तो कौन सा ऐसा फसल है? तो वो क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना है। तो गन्ना है, आपको गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो आपको पता है कि गन्ना के उत्पादन में जो सबसे आगे है वो आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्पादन में और कौन सी फसल के उत्पादन में या खनिज के उत्पादन में आगे है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दिए हैं। आपको जो है यहाँ पे आई बटन जो है दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके चाहे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये जो है 2021 में जो NTPC एग्ज़ाम हुआ है उससे क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो
और चावल उत्पादन में कौन आगे है, तो इसमें जो है आपका पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, और गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश है, और दाल में जो है आपका मध्य प्रदेश है, और गेहूं में कौन है, तो इसमें भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के युवा अवस्था का चित्रण नहीं करती है। तो युवा अवस्था का चित्रण कौन नहीं करती है, तो ये डेल्टा जो है ये नहीं करती है। और डेल्टा से आपको याद रहेगा सबसे बड़ी डेल्टा नदी कौन बनाती है, वो सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है आपका रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो चैत्य और विहारों का निर्माण जो है ये बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जो बचपन के नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था, बिहार के बोध गया में। लेकिन इन्होंने पहला उपदेश जो दिए थे, ठीक है, वो कहाँ दिए थे, वो आपके सारनाथ में दिए थे। जबकि सबसे अधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। और ये सारनाथ और श्रावस्ती दोनों ही जो है यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये आपका रक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। रक्षा जो है वो क्या है, समवर्ती सूची में शामिल, ये आपका संघ सूची में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको पता है इस तरह का सूची जो होता है, एक होता है आपका संघ सूची होता है, और एक आपका राज्य सूची होता है, और ये समवर्ती सूची होता है। 3 तरह का सूची होता है। तो संघ सूची में जो होता है उसके ऊपर सीधा जो है केंद्र का हक होता है, और राज्य सूची में राज्य का होता है, और जो है आपका जो समवर्ती में होता है इसमें दोनों का होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये तो बहुत सबको पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और 15 अक्टूबर के दिन जो है क्या मनाते हैं, आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ जो है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये हमारे क्या थे, प्रथम जो है प्रेसिडेंट से, यानी कि प्रथम राज्यपाल थे। और डॉक्टर S राधाकृष्णन ये हमारे पहले जो थे उप राष्ट्रपति थे, और पहले उपराष्ट्रपति थे, और भारत रत्न भी जो है पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और साथ ही साथ जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। और होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है, क्या चीज़ का जनक कहा जाता है, आपको बताना है। निम्नलिखित जिन पौधों के पृथक बनावट जो है रूप नहीं होते हैं उन्हें देश कहा जाता है। तो जिसकी पृथक बनावट रूप नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है थैलोफाइटा कहते हैं। जिसमें कोई खास बनावट नहीं हुआ करता है उसको थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा, छत्रक शिला। तो छत्रक शिला जो है ये मरुस्थल प्राकृतिक भूगोल संबंधित ये क्षेत्र पाई जाती है। कौन, छत्रक शिला मरुस्थल। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण देता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की बात कर रहा है। ये वाणिज्य बैंक जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उसको जो है किस दर पे जो है ऋण देता है। तो जिस दर पे उसको ऋण देता है वो जो बैंक रेट कहते हैं उसको बैंक दर कहते हैं। क्या, बैंक दर पे कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जो होता है ये RBI, ठीक है, चला इसको क्लियर करते हैं। रेपो रेट क्या होता है कि जब RBI जो है ये किसी अदर बैंक को जो है क्या देता है, ब्याज देता है। ठीक है, किसको, दूसरे अदर बैंक को, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसको ब्याज देता है जिस दर पे, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और ये जो ब्याज देता है किस बहुत कम समय के लिए इसमें दिया जाता है। तो रेपो दर क्या हो जाएगा, बहुत कम समय के लिए जब RBI किसी दूसरे बैंक को
ऋण देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब अदर बैंक जो है, जितने भी अदर बैंक हैं वो क्या करेगा, आरबीआई को जो है ऋण देगा, आरबीआई के यहाँ क्या करेगा, अपना पैसा जमा करेगा, तब उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो सबसे अधिक वैल्यू होता है, रेपो दर का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जैसे कि रेपो दर का दर लगभग जो है बढ़ते घटते रहता है, जैसे अब यदि 4% है तो इसका जो है 3 से 3.5% के बीच जो है इसका होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा भगवान का मंदिर जो है कहाँ है, ये पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को जो है गुलाबी नगरी कहा जाता है, और इसको जो है भारत का पेरिस भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी। तो आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 को हुआ था, और ये कहाँ अभी पड़ता है, ये प्लासी, ये बताना है। तो प्लासी जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है, जिसको कि चारनॉक ने स्थापना इसकी किए थे। और यहीं पश्चिम बंगाल में बहुत सारे चीज़ है, जिसमें से शांति निकेतन है, और इसकी स्थापना जो है 1901 ईस्वी में जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ऐसे पहले भारतीय थे जिसको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार इसको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था, तो वो 1913 को मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या कहे थे, जो आपका जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, उनको भी दिए थे, लिखे थे। तो इस तरह से जो है हमने जो है इस 20 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। ये आप देख रहे थे सेट नंबर 56, ठीक है। तो आपकी वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या कैसा भी, जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को जो है शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।